Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with some questions of CTET paper 1 and paper 2. और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत रेयर डिस्कस किए हैं। ये आपके लिए कोई न्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, जो पहले पेपर में आए हुए थे। मैंने सारे पेपर चेक किए, उसके बाद आपके लिए ये 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। Now comes with the first question. The first question में क्या है? The poison of the honey bee is कि जो मधुमक्खी होती है उसका जो पॉइजन होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या होता है? वो होती है एसिडिक। वो हमेशा क्या होती है नेचर में? एसिडिक। तो इसका सही आंसर क्या है? एसिडिक। बाकी सारे नहीं होंगे। अल्कलाइन, सॉल्टिश एंड प्रोटीन तो नहीं देता वो, तो उसका आंसर क्या होगा? एसिडिक। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। Which one of the following is correct with reference to the definition of education technology? Educational technology से related मतलब वो टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में यूज़ की जाती है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो पहला, इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड विच असिस्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या ये सेल्फ डायरेक्टेड है? बिल्कुल ही गलत बात है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल गलत बात है। कोई तो काम होगा इसको अगर यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में। थर्ड, इट इज़ ओनली रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सिर्फ एजुकेटेड से रिलेटेड है? ये भी गलत बात है। इट इज़ द साइंस ऑफ अराइविंग एट द रिजल्ट्स। ये आंसर बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन, कि ये एक तरह का साइंस है जिससे हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, स्पेशली साइंस टीचिंग में, राइट? क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं। नाउ कम्स अप विद थर्ड क्वेश्चन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ 3 एस्पेक्ट्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जो, उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, पहले इनपुट करो फिर ऑर्गेनाइज करो, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। फिर इनपुट करो, प्रोसेस करो, फिर कम्युनिकेशन होगा, ये भी गलत बात है। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। इसका सही आंसर है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कि आप इनपुट दोगे, उसकी प्रोसेस चलेगी और आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा फाइनल। ये है क्या? 3 एस्पेक्ट्स हैं। नाउ कम्स अप विथ फोर्थ क्वेश्चन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी provides desirable educational situations, therefore it focus its attention on। कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है हमें बहुत सारी एजुकेशनल सिचुएशंस प्रोवाइड करती है, तो ये ज़्यादा फोकस, इसका अटेंशन किस पे रहता है? एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव पर। ये भी सही है, ऑब्जेक्टिव होगा, कोई एम होगा तभी तो आगे चलेगा काम। इवैल्यूएशन, ये भी सही है, इवैल्यूएट भी तभी हम करते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है, बेस्ट तो हो गई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसका सीधा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। नाउ कम्स अप विथ फिफ्थ क्वेश्चन। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इज़। कि जब हम टीच करते हैं एज अ टीचर, तो इसमें टीचिंग में, टीचर एजुकेशन में ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, राइट? माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, सिमुलेटेड या ऑल? टीचिंग तो हर तरह की हो, सब में टेक्नोलॉजी यूज़ होती ही होती है, तो इसका सीधा सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स अप विथ सिक्स क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है ये। गुड साइंस एजुकेशन मस्ट सेटिस्फाई सम बेसिक वैलिडिटी। कि जो अच्छी साइंस एजुकेशन होती है वो कुछ कंसेप्ट को क्लियर करती है। इन शॉर्ट इन्होंने जो बोला, which one of the following validity is most approximately followed by the concept of becoming a class in curriculum of class 6th at upper primary level। मतलब क्लास 6th है जो अपर प्राइमरी लेवल की हो गई, तो उसमें जो ये गुड साइंस एजुकेशन है वो किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी? पेरिफेरल नो, थीम नो, कोई प्रोसेस नो। इसका सही आंसर है कोग्रेटिव, कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। हर चीज़ जो आप रिमेंबर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, वो चीज़ों पे ये आपकी जो साइंस एजुकेशन है वो काम करेगी, इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी जो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, जो आप रिमेंबर करना चाहते हो। मतलब अच्छे से आपको हर चीज़ सिखाएगी जो आपके माइंड से रिलेटेड होगी। नाउ कम्स अप विद सेवेंथ क्वेश्चन। Which one of the following techniques would be the most suitable for the evaluation of expression? कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है अगर किसी ने इवेल्यूएशन करनी है, इवेल्यूएट करना है, जज करना है, किस चीज़ को लेके? आपके एक्सप्रेशंस को लेके।
फंडामेंटल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स थ्रू साइंस एजुकेशन। ठीक है, आपके एक्सप्रेशन और आपकी डेवलपमेंट को लेकर किसी चीज़ को मतलब उस टीचर ने सही करना है तो क्या होगा, सीधा सा आंसर इसको तो ऑब्जर्वेशन होगा। पेंसिल पेपर लेके आपको एक्सप्रेशन और फंडामेंटल डेवलपमेंट थोड़ी होगी आपकी, चेकलिस्ट से नहीं होगी, रेटिंग देने से तो नहीं होगी, उल्टा ख़राब होगी। क्योंकि अगर कम हुआ तो वो टीचर बेचारी आपको कम रेटिंग देगी और जिससे क्या होगा, आपका मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा, राइट। तो सीधा सा आंसर इसको ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्व करेगा, देखेगा आपके एक्सप्रेशंस को, फंडामेंटल आपकी डेवलपमेंट होगी और वो इवेल्युएट कर सकता है आपको इस बेसिस पे ऑब्जर्व करके। 8th question, which of the following statement about scientific knowledge would you not agree? साइंटिफिक नॉलेज, साइंस की जो नॉलेज होती है, साइंटिफिक नॉलेज, इनमें से किन में से आप किसको एग्री नहीं करते, मतलब बिल्कुल गलत है। पहला, साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट, डेफिनेट एंड इंटरनल, ये तो सही बात है, वो क्या है, एब्सोल्यूट है, सही तो होती है साइंस की नॉलेज। नाउ कम्स नेक्स्ट, साइंटिफिक नॉलेज इज सोशली एंड कल्चरली इंटरवेन्ड, नहीं, ये गलत बात है। साइंस की नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज की बात की गई है, तो इसमें आपका सोशल और कल्चर तो बिल्कुल नहीं आ रहा कहीं पे भी, क्योंकि ना सोसाइटी की बात हो रही है ना कल्चर की, ये आपकी सीधी साइंस एजुकेशन की बात हो रही है, साइंटिफिक नॉलेज की बात हो रही है कि आपको कितनी नॉलेज है। नाउ कम्स द थर्ड, साइंटिफिक नॉलेज इमर्जेस फ्रॉम प्रिंसिपल्स, राइट, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हर चीज़ को करने के। नेक्स्ट, इमेजिनेशन पावर क्रिएटिविटी इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ये भी सही है, आपकी साइंटिफिक नॉलेज तभी सही होगी जब आपकी इमेजिनेशन पावर सही है, बट इसमें सोसाइटी और कल्चर का तो कोई काम नहीं है, ये एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर होते होंगे बट साइंटिफिक नॉलेज में नहीं होते, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, नॉट पूछा गया, राइट। नाउ कम्स अप विद 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैज़ द लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू, इसमें से कौन सी चीज़ का सबसे कम महत्व है, सबसे कम वैल्यू है अगर साइंस की क्लास में आप जाओ। टू डिस्कस साइंटिफिक थ्योरी, डिस्कशन तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। मेकिंग डिज़ाइन, साइंस में डिज़ाइन बनाना कौन सिखाता है। बिल्डिंग दी मॉडल्स, मॉडल्स भी होते हैं साइंस में। रीडिंग अबाउट सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है, बट डिज़ाइन बनाना तो कोई नहीं सिखाता, हमने मेहंदी थोड़ी सीखनी है, हमने तो साइंस पढ़नी है, तो सबसे कम वैल्यू होती है मेकिंग ऑफ द डिज़ाइंस में। नाउ कम्स द 10th क्वेश्चन, इसको ध्यान से कर लेना, न्यूमेरिकल पार्ट है ये। 3 वायर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम 3 ओम रिस्पेक्टिवली, 1 2 3, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की, तो इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। सिंपल बात, पहले उन्होंने क्या की है कि जो 3 रेजिस्टेंस है वो ऐसे हैं, उसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें से आई थिंक इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मतलब तीनों चीज़ें क्या है, पैरेलल में पड़ी हैं। जब कोई चीज़ पैरेलल में पड़ी है उसको कैसे बनाओगे, एक ऐसे, एक उसके नीचे पड़ी होती है और एक थर्ड में पड़ी होती है, राइट, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो एक वायर है 1 ओम की, एक वायर है 2 ओम की, एक वायर है 3 ओम की, और आपको बहुत सिंपल सी वो चीज़ पता है कि जब कोई चीज़ पैरेलल में पड़ी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये मैं रब कर देती हूँ अगर आपको समझ आ गया पैरेलल में, क्योंकि सीरीज़ वाला तो आप सबको पता है, सीरीज़ वाला क्या होता है, मैं सारे समझा देती हूँ। ये सीरीज़ वाला हो गया, सीरीज़ होता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये 1 हो जाती है, 2 हो जाती है और ये 3 हो जाती है, राइट। पैरेलल क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, पैरेलल तो आप सबको पता होगा, राइट। तो जब बात आएगी तीनों की पैरेलल की, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है कि आपने क्या निकालना है, पैरेलल का निकालना है, तो अपॉन में आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, राइट। तीनों को सॉल्व कर देना, तीनों को क्या कर देना, सॉल्व कर देना। इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करो, जो आपका आंसर आ गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बता सकते हैं। करने को मैं सॉल्व कर देती, सिंपल प्लस माइनस है, ठीक है, बट अगर आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में इसको करना कैसे है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपने उसको पैरेलल में निकालना है और आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओगे कि आपका आंसर आया कितना है। नाउ कम्स अप विद द 11th क्वेश्चन। ये 10th फिर से पता लग गया, अगर नहीं पता बता देती हूँ। पैरेलल में है मीन्स रेसिप्रोकल है इनका सारा का, जब आंसर आएगा उस रेसिप्रोकल को सही करना है, ठीक है। 1/CP है, अगर आप निकाल रहे हो उसका रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लो, सिंपल सा, जो आंसर आ गया उसको उल्टा करके लिख दो, इतना बता दिया। नाउ कम्स अप विद 11th क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट अप हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधा सा आंसर है कोक, क्योंकि कोक कार्बन का प्रोडक्ट होता है, कभी भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता। कोक हमें कार्बन से मिलता है। नाउ कम्स अप विद नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये सिंपल सा है, ये भी क्वेश्चन मैंने जब रेपिटेशन वाले क्वेश्चन करवाए थे उसमें था। इसका आंसर है एल्गे। एल्गे क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐसे लर्न किया था, ये बाकी सारे होते हैं ना, ये 3 के 3, इनमें क्लोरोफिल नहीं चाहिए होता है, ना इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जो एल्गे होता है उसमें क्या है, वो ग्रीन कलर का होता है, ऊपर से इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है, सीधा सीधा एल्गे में होता है। Now comes up with 13th question, which of the following assessment strategies, मतलब असेसमेंट देनी है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी है जिससे आपकी प्रैक्टिकल स्किल सही हो आपकी साइंस क्लास में, ठीक है। असेसमेंट ऐसी देनी है जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स, आपकी स्किल्स हैं जो वो निखर के बाहर आए। कैसे होगा? रिकॉर्ड रख के क्या होगा, पेंसिल पेपर एग्ज़ाम करके नो, एग्ज़ाम देके तो कुछ नहीं होगा, चेकलिस्ट नो, कंसेप्ट मैपिंग। जब तक आपकी कंसेप्ट नहीं क्लियर, आपका कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, अपने कंसेप्ट सही करने हैं। पहले कंसेप्ट का पता है तो आपकी स्किल्स, चाहे प्रैक्टिकल स्किल्स हो चाहे कोई भी, बिल्कुल सही होंगी। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप आगे क्या करोगे, राइट। नाउ कम्स अप विथ 14th क्वेश्चन, which of the following is the main requirement of teaching learning of science at the higher primary level। हाई प्राइमरी लेवल पे आप पढ़ा रहे हो, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? पहला, क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी स्किल्स, ये तो अच्छी बात है, क्वेश्चनिंग कर रहा है बच्चा। अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड आर्ट, आर्ट और साइंस के रिलेशन क्या होते हैं। ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस, सिर्फ कंपटीशन के लिए, ये भी गलत बात है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ताकि बच्चा खुद इंक्वायर करे, उस चीज़ को एक्सप्लोर करे और टीचर से क्वेश्चन करे कि ऐसा क्यों है। जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करता तब तक मतलब उसको कुछ समझ नहीं आया या कुछ अटका नहीं है उसके दिमाग में जाके। नाउ कम्स अप नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ये भी हमने किया हुआ ऑलरेडी। पोलियो क्या है? पोलियो किससे होता है? पोलियो एक वायरस है, तो पोलियो इज अ कॉज ऑफ वायरस, बाकी सब नहीं होंगे। हु डिस्कवर्ड एक्सरेज, ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और बता देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट अप हुआ। एक्सरेज किसने दी थी? रॉटजन ने दी थी, इसको याद रखना। मैक्सवेल, रदरफोर्ड, न्यूटन ने नहीं दी। न्यूटन का आपको पता है वो तो एप्पल वाला था, रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था और मैक्सवेल में भी मैग्नेटिक फील्ड का दिया था। तो इसका सीधा आंसर है रॉटजन। नाउ कम्स अप विद 17th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कौन सी फिजिकल यूनिट है जो आपको रेशो से मिलती है? किसकी रेशो है? मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर। दिमाग में रखना, किसकी रेशो पूछी है? मोमेंटम और वेलोसिटी। तो सीधा सा इसका अच्छे से देख लेना, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, राइट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सा इसका फॉर्मूला m मल्टीप्लाई v, और किसकी रेशो में रखा है उसको? वेलोसिटी की। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, बचा क्या? सिंपल m बचा। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? मास। समझ आ गई इतनी सी बात जो समझाई? नहीं समझ आई फिर से क्लियरली लिख देती हूँ। मोमेंटम क्या होता है? mv, इसका फॉर्मूला m इंटू वी। और वेलोसिटी क्या होती है? रेशो में है वेलोसिटी, उसके पड़ी, रेशो में पड़ी है तो नीचे आएगी, v से v कट गया, आंसर सीधा क्या आ गया? m, मतलब मास बचा। तो आंसर क्या है इसका? सेकंड ऑप्शन, मास। Now comes up with 18th question, when the glass rod is dropped with the silk float, the what type of charge is created on it। सिंपल है, आपके पास एक ग्लास की रॉड है और यहाँ पे एक सिल्क का कपड़ा आपके पास पड़ा, राइट। तो आप सबको पता है कि जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाला एक किया था कि आप कंघी को अपने बालों में जब रब करते हो, ड्राई बालों में, और बाद में बिट्स ऑफ पेपर, कुछ पेपर के क्रशेस रख देते हो, तो वो क्या करते हैं, वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी कॉम्ब की तरफ, राइट। तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि जो सिल्क क्लॉथ होता है वो हमेशा क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, और ग्लास रॉड हमेशा कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव। तो इन्होंने सीधा पूछा ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, तो इसका सीधा सा आंसर है ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ कम्स स्पीड ऑफ द साउंड इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन, कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मैक्सिमम इन। ये क्वेश्चन पूरा कर देती हूँ मैं। स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन, इनमें से साउंड की जो स्पीड है, उसकी आवाज़ है, सबसे ज़्यादा किस में होगी? पानी में नहीं होगी, राइट।
तो पहले मैं बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा जहाँ मतलब स्पीड ऑफ साउंड है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमेशा सॉलिड स्टेट में होती है, राइट, और उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, ये चीज़ याद रखना। इतनी सी चीज़ याद है तो बहुत सिंपल सी बात है इसमें कि लिक्विड में आ जाता है पानी, वैक्यूम में तो होता ही नहीं है, और हवा में आ जाती है गैस, बचा क्या सॉलिड हमारे पास स्टील। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सॉलिड में, वो है स्टील। और एक चीज़ याद रखना, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें से साउंड ट्रेवल ही नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे साउंड ट्रेवल होती नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आती उसकी, तो उसका आंसर होगा वैक्यूम, राइट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, स्टील में होती है, क्योंकि स्टील क्या है, सॉलिड है। नाउ कम्स अप विद द 28th क्वेश्चन, द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, गड़बड़ हो सकता है। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। चेंज द टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल इज, कि सेल्सियस का बता दिया तो केल्विन में कितना चेंज होगा। तो सीधा सीधा बहुत ही जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये, तो हम ऑब्वियस से करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है उसमें हम 273 प्लस कर देते हैं, और आप क्या 273 प्लस करके निकालेंगे 323, राइट, इतना सा है। बट ये क्वेश्चन इतना मतलब सिंपल सा तो वो देने वाले नहीं है कि हाँ हम प्लस करो चलो जी 1 नंबर ले जाओ, नॉट एट ऑल। ऐसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ख़त्म है ये ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो केल्विन में कितना चेंज होगा, 50 सेल्सियस में है तो केल्विन में भी तो 50 ही होगा, उन्होंने कन्वर्ट करने को नहीं बोला। इसमें सीधा सा क्वेश्चन है कि सिर्फ चेंज हुआ है, सेल्सियस से वो केल्विन में चेंज हो गया है, सिंपल ये चीज़ चेंज हुई है, कन्वर्ट करने को नहीं बोली कि कन्वर्ट करके बताओ। तो सीधा सा आंसर है 50K, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं थी। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ उतना सा बोला जाता है जो उन्होंने सिखाया गया, प्लस 273 वाला। नेक्स्ट कम्स 21st क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ लेड इन द लेड पेंसिल, राइट। लेड की पेंसिल है उसमें लेड कितने मतलब मात्रा में है, ये चीज़ पूछी गई है। पहली चीज़ जो आप सबको पता है, जो पेंसिल होती है उसमें लेड नहीं, उसमें ग्रेफाइट का मटेरियल होता है, राइट। तो जब ग्रेफाइट का मटेरियल है तो उसमें लेड कहाँ खाक होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0%, बिल्कुल भी नहीं होगी लेड, क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है हमेशा। ग्रेफाइट कार्बन का एक पार्ट है, कोक, ठीक है, और कार्बन होती है हमेशा ब्लैक, जिस वजह से आपकी पेंसिल हमेशा क्या लिखती है, ब्लैक कलर में, और उसमें सिर्फ ग्रेफाइट होता है, कभी भी लेड नहीं होता। क्या होता है उसमें, ग्रेफाइट, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा घुमा दिया आपको, लेड दे दिया, जबकि पेंसिल में हमेशा ग्रेफाइट होता है, जिस वजह से आप ब्लैक लिखते हो। ग्रेफाइट से क्यों मतलब ग्रेफाइट क्यों यूज़ किया जाता है पेंसिल्स में, ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ग्रेफाइट हमेशा पेपर को ब्लैक करता है, राइट, क्योंकि उसमें ब्लैक मटेरियल होता है ग्रेफाइट में, क्योंकि वो कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट। नाउ कम्स अप विद 22nd क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी गैस है, हीलियम। वैसे 2 गैसेस होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, इसमें ऑप्शन हीलियम का है, तो हीलियम ही होगा। हीलियम आप सबको पता है, आपने बैलून्स देखे होंगे, गुब्बारे होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, जिसको हम छोड़ देते हैं तो आसमान में उड़ जाते हैं, वो गुब्बारे, उसमें कौन सी गैस होती है, हीलियम की गैस होती है, जो एटमॉस्फेयर में बहुत अबंडेंटली पाई जाती है। नाउ कम्स अप विद नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा अच्छा आयरन, प्योर फॉर्म कौन सा होता है आयरन का, रॉट आयरन। रॉट आयरन वो होती है जिसको आप मार मार के पतली सी शीट बना देते हो ना, उसको हम बोलते हैं। जैसे आप करते हो एक डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी पढ़ते हो, डक्टिलिटी में क्या होता है, वायर्स को आप मार मार के पतला करके शेप्स चेंज करते हो, वैसे ही एक रॉट आयरन होती है, वो क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, मतलब आप उसको मार के अच्छे से बना देते हो आयरन को, वो होती है प्योर फॉर्म। नाउ कम 24th क्वेश्चन, नेम द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वर्क। हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट आप सबने देखी होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला टॉपिक भी आपने सबने पढ़ा होगा। उसमें सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात आती है तो प्रेशर की बात आती है, राइट। तो जब प्रेशर की बात आई है तो प्रेशर तो सीधा सा रिलेटेड है पास्कल लॉ से। आर्किमिडीज नहीं होगा, सरफेस टेंशन की तो बात ही नहीं हुई, सरफेस टेंशन यहाँ पे आया ही नहीं, राइट। आर्किमिडीज नहीं होगा, तो सीधा सा इसका आंसर है पास्कल्स लॉ।
नाउ कम्स 25th क्वेश्चन, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ अ हाईएस्ट वेवलेंथ? कौन सी लाइट है जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है? रेड, ब्लू, येलो, वायलेट। ये आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस चीज़ का होता है? रेड लाइट का। इसका क्यों होता है? क्योंकि आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखा होगा मोस्टली रेड लाइट होती है। वो क्यों रेड लाइट होती है? ताकि दूर से आपको पता लग जाए कि जब भी कई बार फॉग वगैरह पड़ी होती है ना, ओस वगैरह धुंध पड़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो जो रेड कलर है वो हमें दूर से ही दिख जाता है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा। और ब्लू की सबसे ज़्यादा कम होती है, सॉरी वॉयलेट की, राइट। नाउ कम साउंड प्रोड्यूस बाय बैट्स। जो बैट्स होते हैं, बैट्स आप सबको पता है रात को निकलते हैं, तो जो बैट्स होते हैं उनकी साउंड्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो कैसी होती हैं? इन अल्ट्रा, इंफ्रासोनिक या सीस्मिक वेव्स की बात ही नहीं हुई है, साउंड की बात हुई है। इंफ्रासोनिक नहीं होगा, इसका सीधा आंसर है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या होती है? वो जो आवाज़, इको पढ़ा होगा, इको मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन ही था प्रीवियस ईयर पेपर में। क्या था कि इको क्या होती है? जो साउंड वापस से ट्रेवल करके उस इंसान के पास पहुंच जाती है, राइट। तो जो बैट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? जब बैट्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वापस वो साउंड उनके पास आ जाती है। कौन सी वेव्स की वजह से? कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? वो अल्ट्रासोनिक की वजह से। नाउ कम 27 क्वेश्चन, टेम्परेचर एट विच वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। मार्श गैसेस, मार्श गैस कौन सी होती है? वो गंदी वाली, दलदल वाली जो गैस होती है ना, उसको मार्श गैस बोलते हैं, गंदी वाली। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, इथेन नहीं होगा, इसका सीधा आंसर है मीथेन। मीथेन पहले भी बताया था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर आपने क्या करना है, किसी को आग लग जाए, बाय चांस कहीं पे आग लग जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। नाइट्रस ऑक्साइड तो N2 हो गया, ये आपकी लाफिंग गैस में आ जाती है। इथेन तो बिल्कुल नहीं होगा, बचा क्या? मीथेन। मीथेन होती है जो काऊ डंग में जो गैस पाई जाती है ना, उसको मार्श गैस बोला जाता है और उसको ही मीथेन बोलते हैं, राइट। नाउ कम 29th क्वेश्चन, द मटीरियल नीडेड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। कि अगर आपकी मसल्स हैं उनको कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में चाहिए सही से काम करने के लिए? मसल्स बिल्डअप करने के लिए आपको सोडियम और पोटेशियम सही मात्रा में चाहिए अपनी बॉडी में। आयरन और कैल्शियम नहीं चाहिए, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होगी, आयोडीन और आयोडीन नहीं होगी, आयरन और आयोडीन। तो इसका सीधा आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम सही मात्रा में चाहिए आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए, आपकी मसल्स के लिए। नाउ कम्स द 30th क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किस चीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं? किस चीज़ की दवाई होती है वो? कॉलेरा की। सीधी सी बात है, जो कॉलेरा होता है वो एंटीबायोटिक से सही हो जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है? कॉलेरा के। आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और रिविजन करने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।